एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और ये हमारा 4th पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा था और वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं वो तो हमने सीखा था। अब देखेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, बट उसके पहले एक एक टॉपिक है, मुझे वो करवाना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। वो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला है, क्या बोलते हैं वो टॉपिक में से एक है सब टॉपिक, वो उसको समझ में नहीं आता है, नहीं आया है, तो वो पहले थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले वो वाला कॉन्सेप्ट, पहले वाला जो डाउट देख लेते हैं। तो डाउट ये है कि मैम एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, या एंगुलर मोमेंटम समझ में नहीं आया, ये है डाउट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम हमें पता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MEVR। ठीक है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम MEVR, where ME is mass of electron and V is a velocity and R is a radius। ओके, मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर मेरा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से अगर एक कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस से एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहेगा। वो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो फॉलो करके वो सर्कल कंप्लीट करेगा, मीन्स ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, सर्कुलेशन। तो वो जो सर्कुलेशन जब कंप्लीट करेगा सर्कल का, तो एक रेडियस होता है, वही रेडियस है यहाँ पे, हाँ, रेडियस। ठीक है, और वेलोसिटी मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, वेलोसिटी मतलब क्या, अगर मैं डिस्टेंस टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज करूँ, ठीक है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, तो वही मेरा वेलोसिटी होता है, यही तो ना, तो वही है मेरा वेलोसिटी। ओके, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम ना कहाँ से आया है। एंगुलर मोमेंटम आया है हमारा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता दे रही हूँ। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ओके, यहाँ पे I जो है वो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है मेरा, ME इंटू R स्क्वायर। ME मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और R मेरा वही रेडियस। ओके, और ओमेगा जो है मेरा, ओमेगा है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, ओमेगा है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी होता है मेरा V/R। ओके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेडियस। ठीक है, वो रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस है, ये जो रेडियस यूज हुआ है यहाँ पे जो रेडियस है, ये मतलब सारे रेडियस सेम ही है। ओके, तो अगर मैं फॉर्मूला में बैठा हूँ, क्या है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू I इंटू ओमेगा, तो I मेरा क्या है, MER स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या है, V/R। ठीक है, तो R से R कैंसिल आउट, तो मेरा क्या आया, MERV। ओके, यही तो मेरा नॉर्मली क्या होता है, मेरा अगर मैं नॉर्मली अगर मोमेंटम देखूँ तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। बट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूँ, यही डिफरेंस है कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूँ तो वो क्या होता है मेरा I इंटू ओमेगा। ओके, और यहाँ पे मेरा क्या था, M इंटू V, M भी सिर्फ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर जिसने पूछा था, अब आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
तो ये यहाँ पे ये क्लियर हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन अपना एक सर्कुलर पाथ में जब सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा है तो क्या हो रहा है, उसका रेडियस तो सेम रह रहा है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, मतलब वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। और इसका एक पर्टिकुलर मास भी है, इसलिए मास MeV इंटू आर, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, समझ में आया। और ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड, एक इस पर्टिकुलर स्पीड से घूम रहा है और अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले अगर मैं इस साइड जाऊं तो इसका डायरेक्शन ये है, फिर इधर जाऊं तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, और यहाँ पे क्या देखो डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करके तो सर्कुलर डायरेक्शन होता है। तो ये तो मेरा क्या हुआ, MeV ओके। अब स्टार्ट करते हैं, जो हमारा चैप्टर था वो उसका टॉपिक हो गया ये। अब हमारा देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो वाला। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो है मेरा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, पहला जो है मेरा एडिशन, ठीक है, फिर क्या है मेरा सब्ट्रैक्शन, उसके बाद है मेरा मल्टीप्लिकेशन, फिर है मेरा डिवीजन। अब देखिए एडिशन करें मतलब ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लिकेशन करने से, डिवीजन करने से, सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब मैं ऐड करूंगी, कोई दो सिग्निफिकेंट नंबर या फिर फिगर या फिर 3-4 ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं मतलब लेके अगर मैं उसको ऐड करूँ, ऐड करने के बाद जो मेरा आएगा उसके वो सिग्निफिकेंट नंबर कैसा होगा ना होगा तो वो देखेंगे, ठीक है। तो इन सब में ना एक चीज है कि चारों में जो है कॉमन, कि जो मेरा अगर मेरे पास जैसे 2-3-4 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पास है 0.325, ठीक है, प्लस 0.12 प्लस 0.7, ऐसे ऐड करने बोला है। या फिर अगर मैं सब्ट्रैक्शन में देखूँ, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, या फिर इसमें बोलो मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे। अब देखिए इन चारों में ना एक चीज सेम है कि मेरा सब्ट्रैक्शन करने के बाद या एडिशन करने के बाद या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या फिर डिवीजन करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर में मेरा सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर वहां तक वो लेना पड़ेगा जो मेरा जो मेरा सिग्निफिकेंट मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो करने से पहले जो मेरा 2-3 नंबर दिया रहता है ना, 2-3 सिग्निफिकेंट नंबर्स दिया हुआ है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसमें कितना है 2, इसमें 1, ऐसा ही तो है ना। तो यहाँ पे ये चारों में सेम रूल जो फॉलो होगा ये कि जो मेरा मतलब रिजल्ट से पहले अप्लाई करने के पहले जो मेरा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मेरा आंसर आने के बाद भी मुझे उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं ये सारा ऐड करूँ, ऐड करने के बाद जो मेरा आएगा, अगर मेरा ऐड करने के बाद जो मेरा आएगा रिजल्ट, उसमें मेरे को यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, वहां पे मुझे सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तो वहां पे मुझे 1 तक लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है 1, इसी तरह, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आप लोग का क्लियर होगा। देखिए अगर मैं एडिशन देखूं, अगर मैं एडिशन देखूं, जैसे मुझे दिया है 7.23 प्लस 2.1 प्लस 0.312, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर देखा जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले देखते हैं। डेसिमल के बाद क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे फिर 3 है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या हुआ, ये है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे क्या है, हैज ओनली 1 डेसिमल। ठीक है, तो अब मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2, ओके, ये 1 ना यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे 3 + 1 4 6 9, तो ये मेरा क्या आया 9.642। ठीक है, अब मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, 1 नंबर तक। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना लेना पड़ेगा, 1 डेसिमल के बाद मुझे 1 डिजिट तक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 6 तक लेना पड़ेगा। ओके, तो मेरा मेन फाइनल आंसर क्या आएगा, 9.6, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखो 7.23, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर्स आ रहा है, तो मुझे सबसे मिनिमम क्या है, ये है 2.1 डेसिमल के बाद, तो मुझे डेसिमल के बाद जो रहेगा वही लेना पड़ेगा। ओके, इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन में देखूँ, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर मैं सब्ट्रैक्शन में देखूँ 25.4630 माइनस 24.21 0.352.1। ठीक है, अब फिर तो 0 बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा मिनिमम क्या है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, और यहाँ पे क्या है 4, तो मुझे 2 तक लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे 5 तक लेना पड़ेगा, तो मेरा आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल। क्लियर हुआ, इस तरह से एडिशन, अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में जो भी करूंगी उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, जो डेसिमल के बाद जो मेरा जितना डेसिमल के बाद मेरा मिनिमम जितना डेसिमल प्लेस होगा मुझे उतना लेना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग एक लाइन लिखिए, when addition or subtraction is carried out having different precisions the final result should be up to same number of decimal place as are present in the least number of decimal places. Okay, same number of decimal places are present in the least number of decimal places, मतलब ये कि मुझे देखना पड़ेगा जो सबसे लीस्ट जो मेरा डेसिमल प्लेसेस होगा, ठीक है, पॉइंट के बाद जितना वो वहां तक मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, राउंड अप करके। ठीक है, अब अच्छा हाँ, राउंड अप करना ना इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, पहले हम सीख रहे हैं क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने से कहाँ तक लेना पड़ेगा वो सीख रहे हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से कहाँ तक लेना पड़ेगा वो सीख रहे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि जब लेंगे तो मतलब राउंड अप कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद सीखेंगे राउंड अप करना। ठीक है, पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, ये 5 है सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 3 1 2 3। ठीक है, इसी तरह तो हमने सीखा था ना, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कैसे काउंट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिनिमम क्या है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितना है 3, मतलब ये कि मुझे आंसर के बाद जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपका आंसर आएगा 6.63
364। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अप टू 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना पड़ेगा। तो 3 मतलब क्या, 1 2 3, यहाँ ये तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 नहीं है, अगर 0 रहता तब काउंट नहीं करते थे, ऐसा होता था, हमने किया था इसके पहले वीडियो में। तो 1 2 3 मतलब मेरा आंसर आएगा 6.63, ठीक है। उसके बाद अगर डिवीजन रहे, डिवाइड करना पड़े, 65.2765 डिवाइड बाई 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मेरा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, ओके। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.2212, ठीक है। तो अब मुझे कहाँ तक लेना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 मुझे काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 मतलब मेरा फाइनल आंसर आ गया 4.22, ओके। तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए एक लाइन लिखिए, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट should be reported up to the same number of significant figures are present in the term with the least number of significant figures ओके, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा राउंडिंग ऑफ। कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जब दिया रहता है तो हम उसको राउंड अप करके लेते हैं ना, तो वो कैसे लेते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा रूल्स है, सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर मेरा रूल नंबर 1 जो है, सोचिए मेरा ऐसा दिया, मतलब मेरा 0.33456 ऐसा दिया है। तो क्या होता है, अगर मेरा 5 से, ठीक है, मोर देन 5 रहे, मोर देन 5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मोर देन 5 है, 6 है, तो उसके पहले जो होगा प्रीसीडिंग क्या होगा, प्रीसीडिंग बाय 1, प्रीसीडिंग इंक्रीज बाय 1, ओके। मतलब ये अगर मेरा 5 से ज्यादा रहे कोई नंबर, तो उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। जो मेरा सेकंड, अच्छा पहले आप समझ लीजिए, रूल्स सारे लिख लीजिए, उसके बाद मैं लिखा भी दे रही हूँ और फिर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं। और अगर मेरा क्या होगा, लेस देन 5 रहेगा तो क्या होगा, जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है, रिमेन सेम, ठीक है। सिर्फ नेग्लेक्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ तब क्या करेंगे, ओनली नेग्लेक्टेड। और अगर 5 रहे, ठीक है, इक्वल टू 5 रहे, ठीक है, तो 5 से पहले जो नंबर रहेगा ना, जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये मेरा 5 है, तो 5 के पहले क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है। जब इवन नंबर रहेगा तो मुझे जो जैसा है वैसे सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, 4 तक लेना पड़ेगा। और अगर मेरा 5 के पहले ऑड नंबर है तो तब क्या करना पड़ेगा, तब मुझे 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा, ओके। अब देखिए पहले रूल्स लिख लीजिए, फिर हम लोग फिर एग्जाम्पल करते तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1, इफ डिजिट कमिंग आफ्टर द digit coming after the desired number of significant figures happen to be more than 5,
the preceding number is increased by 1. The preceding number is increased by 1. Okay, मैं और एक बार बोल रही हूँ. If the digit coming after the desired number of significant figures happens to be more than 5, the preceding number is preceding मतलब पहले वाला preceding number is increased by 1. Okay, अब next rule number 2. If the digit coming after the desired number of significant figure, if the digit coming after the same जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही, if the digit coming after the desired number of significant figures is less than 5, it is neglected. As such, the preceding number remain unchanged या फिर remain same. As such, the preceding number remain same. Okay, अब next rule जो है, if the digit coming after the desired number of significant figure happens to be 5, same पहले जैसा है, happens to be 5, then the preceding number is increased by 1. Then the preceding number is increased by 1 only in a case it happened to be odd. Only in a case if it happened to be odd. In case of even number, the preceding number remain unchanged. Okay, if the digit coming after the desired number of significant figure happen to be 5, then the preceding number is increased by 1 only if the number is odd, and in case of even number the preceding number remain unchanged. Okay, अब एग्जाम्पल करते हैं. जैसे दिया हुआ है मेरा 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक लेना पड़ेगा. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना पड़ेगा मुझे. ओके, तो मेरा क्या क्या दिया हुआ है, अब देखिए मुझे क्या बोला है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक लेना पड़ेगा. 3 मतलब 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, ठीक है. अब देखिए मुझे सिग्निफिकेंट नंबर 3 तक लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 तक लेना पड़ेगा मतलब मुझे राउंड अप करके 3 तक लेना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या है 2 मतलब क्या है, ये लेस देन 5 है. ठीक है, अगर ये मेरा लेस देन 5 है तो इसके पहले जो नंबर रहेगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा. मेरा रूल नंबर 2 जो बोल रहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या है 2 है मतलब लेस देन 5, दैट मीन्स उसका प्रीसीडिंग नंबर रिमेन अनचेंज. तो मेरा क्या आ जाएगा 8.31. ओके, अब नेक्स्ट देखिए 8.316. ठीक है, ये नंबर क्या है मेरा मोर देन 5. मुझे यहाँ तक राउंड अप करके लेना पड़ेगा. अगर मेरा मोर देन 5 रहेगा तो क्या होगा, प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1. ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मोर देन 5 है, 6 है, तो मुझे 1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो 1 अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा 2 हो जाएगा. तो मेरा क्या आ जाएगा 8.32. ओके, अब ये देखते हैं रूल नंबर, हाँ ये तो मेरा रूल नंबर 1 था. यहाँ पे क्या है 375. ठीक है, अब देखिए 5 के पहले मेरा जो नंबर है, अगर मेरा 5 रहे, ठीक है, तो क्या होता है 5 के पहले वाला नंबर देखना पड़ता है. अगर मेरा 5 के पहले वाला नंबर ऑड रहेगा तो 1 ऐड होता है, और अगर इवन रहेगा तो रिमेन अनचेंज. तो यहाँ पे क्या है 7. ठीक है, 8.375. तो मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा. तो 7 है और 5 के पहले ये ऑड नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा ये 8.38. अब 5 के पहले क्या है यहाँ पे इवन नंबर मतलब रिमेन अनचेंज. तो ये क्या हो जाएगा 8.36. ओके, और ये सारा क्या है मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ओके, तो क्लियर हुआ. तो
हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हुआ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम ना लॉ पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।